नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम एडजेक्टिव के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे, जिसमें कि आपके टोटल 20 एमसीक्यूज होंगे और ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव के प्रॉपर यूज पर आधारित हैं। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए बिना देर को हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज देयर इज नॉट ब्लैंक मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। अब आपको क्या करना है, यहां पे जो ब्लैंक है यहां पे एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करना है जो इनमें से हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जितने भी आपके यहां नजर आ रहे हैं ऑप्शन में, ये सारे के सारे क्या है, क्वांटिफायर्स हैं। ये कहीं ना कहीं क्वांटिटी की बात करते हैं या फिर उनके नंबर की बात करते हैं। और हम सबको पता है यदि हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके पहले हम एक ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं जो अनकाउंटेबल के साथ कंपैटिबल हो। अर्थात यहां पे देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें से एक बार हम सीधे पहुंच जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पे। क्यों? क्योंकि आपके ऑप्शंस जो हैं मेनी, सेवरल, फ्यू, दीज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय काउंटेबल नाउन्स। और हमारा मिल्क जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑड वन आउट के अंतर्गत भी हम इस चीज का चुनाव कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। अब यहाँ पे बात की जा रही है स्टूडेंट्स की, और स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर है? एक बार फिर से अगर हम ऑप्शंस की ओर देखें तो यहाँ पर एक बार फिर से बात की जा रही है क्वांटिफायर की, और हम सबको पता है कि प्लूरल काउंटेबल के साथ हम कभी भी मच का प्रयोग नहीं करते हैं, लिटिल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेस का भी प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात एकमात्र ऑप्शन आपके सामने बचता है मेनी, जिसका प्रयोग करते हैं जब किसी चीज की संख्या बहुत हो लेकिन आप उस चीज को एक्सपोज नहीं करना चाहते, उसका खुलासा नहीं करना चाहते कि कितनी संख्या है। ठीक है ना, उस संदर्भ में हम मेनी का प्रयोग करते हैं। और वही हम बात करें लेस की, तो लेस जो होता है लिटिल का कॉम्पैरेटिव डिग्री होता है, लिटिल, लेस, लिस्ट। क्लियर है? अर्थात आपका आंसर हो जाएगा मेनी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है सी गेव मी डैश एडवाइस। अब यहां पे देखेंगे कि एडवाइस जो होता है, जिसे हम सलाह कहते हैं, ये हमारा नाउन फॉर्म है। क्लियर है? और ये हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह प्रयुक्त होने वाला वर्ड है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, मेनी, सेवरल, ए फ्यू, इन सभी को हम एलिमिनेट कर देंगे। एक मात्र आपका बच गया सम। क्यों? क्योंकि इसका प्रयोग जो है हम दो तरह के नाउन के साथ करते हैं, काउंटेबल के साथ भी करते हैं और अनकाउंटेबल के साथ भी करते हैं। मतलब ये साथ ही साथ संख्या की भी जानकारी देता है और मात्रा की भी। मात्रा का जब बोध कराना हो जिसे आप गिन नहीं सकते हैं, तो उस संदर्भ में हम क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। जहां पे आपको संख्या दर्शानी है जिसे गिना जा सकता है, उस संदर्भ में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश ऑफ द टू ब्रदर्स इज इंटेलिजेंट। अब देखेंगे यहां बात की जा रही है दो भाइयों की। ठीक है ना, लेकिन यहां देखेंगे कि हमारा जो वर्ब है ना, दैट इज इन सिंगुलर फॉर्म। क्लियर है ना, तो सिंगुलर फॉर्म में है, अर्थात ये हमारा रियल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा। ऑल का प्रयोग करते हैं हम तब जब किसी भी चीज की संख्या दो से अधिक हो। ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझने में यह दिक्कत ना आवे। ठीक है ना, इस पॉइंट को समझना है। ऑल का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी भी चीज की संख्या दो से अधिक हो। जैसे मैंने बोला आई हैव टू पेन्स, तो मैं इन दो कलमों के लिए ऑल का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या मात्र दो है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है। मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। हमारा यहाँ पे क्या है, ब्रदर्स की बात की जा रही है जो कि काउंटेबल के फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं। एवरी का प्रयोग देखेंगे कि प्रोनाउन के रूप में कभी नहीं किया जाता। इसका जब भी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो ये अपने आगे नाउन लेगा। यहाँ पे जस्ट आगे देख रहे हैं नाउन का अभाव है, ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और साथ ही साथ ये ध्यान देंगे कि हमारा ये सेट है एडजेक्टिव का, लेकिन यहाँ पे ईच जो है एक प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके जस्ट आगे नाउन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अगर यहीं पे अगर देखते इसके जस्ट आगे नाउन प्रयुक्त होता तब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता। क्लियर है? जो कि एक डिटर्मिनर का टाइप है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश फर्नीचर वाज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिफ्टिंग। अब यहां बात की जा रही है फर्नीचर की, और फर्नीचर हमारा हो गया, ठीक है ना, क्रॉकरी हो गया हमारा,
मशीनरी हमारा हो गया, ये सब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हम इस पॉइंट को ही अगर सिर्फ दिमाग में रखें तो बेसिक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस आपके छट जाएंगे और बच गया कौन, मच, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर एंड इट मेक्स योर सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है आई हैव डैश फ्रेंड्स इन दिल्ली। अब कहता है मेरे दोस्त हैं, कहाँ हैं, दिल्ली में है। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों की, जो कि हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसका मतलब है कि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये तो आएगा नहीं, चूंकि इनका प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल के साथ। बच गया आपके सामने फ्यू और मच, मच का भी प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल के साथ, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा सी। अब साथ ही साथ समझना है कि फ्यू जो है ना अपने आप में निगेटिव मीनिंग को कन्वे करता है। निगेटिव मीनिंग को कन्वे करने का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी संख्या की जानकारी देता है जो आवश्यकता से कम है, इसलिए हम इसे निगेटिव टोन से हम इंगित करते हैं। समझ में आई बात। और वहीं पे ए फ्यू का मतलब होता है कि एक ऐसी संख्या जो कम है लेकिन उससे काम चलाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं द फ्यू की, तो द फ्यू का प्रयोग हम करते हैं उस संख्या के लिए जो शेष है, जो बाकी बचा, उन सबको आप एक साथ बता रहे हो, ठीक है ना। जितनी भी संख्या है किसी भी चीज की, उसको एक साथ आप बता रहे हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डैश बुक यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग। अब यहां बोला गया है कि आपको इनमें से किनका प्रयोग करके सेंटेंस को हम कंप्लीट बना सकते हैं और करेक्ट बना सकते हैं। यहां बात की जा रही है बुक की, तो बुक क्या है हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और हम दीज और दोज का प्रयोग कहां करते हैं, प्लूरल के साथ करते हैं। तो 2 एलिमिनेट हो गए आपके। दैट का प्रयोग है और द का प्रयोग है। तो यहां पे जो देखेंगे दैट बुक यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, इससे कहीं ज्यादा बेहतर द बुक, द का प्रयोग हम करते हैं जब कोई चीज डेफिनिट हो अपने आप में, या फिर आप किसी चीज को स्पेसिफिक बना रहे हैं, डेफिनिट बना रहे हैं। और यहां पे डेफिनिट बनाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिस बुक को दिया गया उसी बुक की बात की जा रही है कि वो बुक क्या है, इंटरेस्टिंग है, अर्थात ये अपने आप में स्पेसिफिक है, तो हम यहां द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। और हम एक चीज और बताना चाहेंगे कि देखेंगे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब जो हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्लियर है। इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म जो होता है द है, मतलब यूं कहा जा सकता है कि इन्हीं से उत्पत्ति हुई है किसकी, द की। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है डैश कैंडिडेट हैज टू सबमिट हिज डॉक्यूमेंट्स। अब यहां पे देखेंगे बात की जा रही है कैंडिडेट की, और कैंडिडेट के आगे हम देख रहे हैं वर्ब भी हमारा क्या है, सिंगुलर है। एक चीज तो तय है कि यहां पे हम एक ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग करना है जो अपने आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता हो। क्लियर है। हम जानते हैं कि एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसका प्रयोग कर दें तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। मेनी, सेवरल और फ्यू, इन सभी के बारे में हम सब जानते हैं कि इनके आगे हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो इस सेंटेंस को करेक्ट बना सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, नॉर्मली देखेंगे कि ये हमारा एच से शुरू हो रहा है, तो हम देखते हैं कि हॉनेस्ट, लेकिन ये एच जो है ना एक्चुअली साइलेंट है। साइलेंट होने का मतलब है कि जब हम उस वर्ड को प्रॉपरली जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उस वर्ड में उस पर्टिकुलर साउंड को बोला नहीं जाता है। जो भी लेटर है उसका जो साउंड है उस चीज को हम बोलते नहीं है, इसी को हम साइलेंट बोलते हैं। क्लियर है। अब इसके पीछे क्या हो जाएगा, ए होगा या एन होगा, तो हम जानते हैं एन होगा, क्योंकि जो फर्स्ट जो हमारा जो इनिशियल साउंड होता है वो डिटरमिन करता है कि उसके पहले ए आएगा या एन, अर्थात हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए, अगर ऑनेस्ट के जगह पे कोई दूसरा वर्ड रहता जिसमें कि हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं, वोवेल साउंड की नहीं, तब हम ए का प्रयोग करते हैं। हाँ, जब आपको स्पेसिफिक बनाना हो तब आप द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ द वर्ड कि किस सेंस में उस वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सी वांट्स टू बिकम डैश IAS। अब यहां बात की जा रही है एक प्रोफेशन की, और प्रोफेशन के नाम के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। और चूंकि IAS में हम देख रहे हैं जो फर्स्ट जो हमारा जो साउंड है वो है आई, ठीक है ना, और ये ये हमारा वॉवेल साउंड है, जिसके कारण से हम एन का चुनाव करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट हमारा है आई एम डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मैं एक विश्वविद्यालय का छात्र हूं। ठीक है ना। अब यहां देखेंगे कि यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट साउंड है दैट इज य साउंड।
यूनिवर्सिटी या साउंड। क्लियर है? और ये अपने साथ क्या लेता है, जो कि अपने आप में है क्या, ये हमारा है कॉन्सोनेंट साउंड, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान देना है कि कुछ ऐसे हमारे इजी होते हैं ना क्वेश्चंस, जिनका यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजन उत्पन्न कर सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सिलेक्शन में रोरा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सी वेटेड फॉर डैश आवर। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, एच साइलेंट है, जिसके कारण से हम एन का प्रयोग करेंगे। सी वेटेड फॉर एन आवर, उसने 1 घंटे तक इंतजार किया। नेक्स्ट है आर यू डैश एमबीए ग्रेजुएट। एक बार फिर देखेंगे कि एमबीए का जो हमारा फर्स्ट साउंड है दैट इज ए, जिस कारण से हम क्या करेंगे, एन का चुनाव करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रोहन बॉट डैश यूरोपियन कार। फिर देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगाया था, ए लगाया था, ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, यूरोपियन, क्योंकि इसका भी फर्स्ट जो साउंड है यह साउंड है, जो कि हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, जिस कारण से हम क्या करेंगे कि ए, ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट है हैव यू रिसीव्ड डैश 100 रुपी नोट। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपने रिसीव की है, क्या चीज रिसीव की है, कि 100 रुपी नोट, मतलब आपसे बोला जा रहा है कि एक नोट आपने रिसीव किया है जो 100 रुपी का है, मतलब 100 रुपए के एक नोट की बात की जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, आपके कॉमन एरर वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि यहाँ पे रुपीज कर देगा, जो कि गलत है। इस चीज की भी हम चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे, और बहुत जल्द आपके लिए सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर कोई बोर्ड एग्जाम्स हो, उनके ग्रामर के हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा विथ बेसिक्स टू एडवांस लेवल। क्लियर है? यहां पे देखेंगे कि ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे एच साइलेंट नहीं है, यहाँ पे ह साउंड जो है वो क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण से हम क्या करेंगे, ए का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट हमारा है द मोर यू प्रैक्टिस डैश बेटर यू बिकम। यहां पे हम देखेंगे, इसको बोलते हैं पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब है कि एक तरफ जिस डिग्री में कोई चीज हो रहा है, किसी चीज में परिवर्तन हो रहा है या ह्रास हो रहा है, उसका इफेक्ट भी उसी लेवल का है, उसी डिग्री में है। तो यहां पे देखते हैं कि दोनों तरफ हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह से भी देखेंगे, यहां पे भी द का प्रयोग किया जाएगा। आप इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, अगर जैसे ही चेंज करते हैं ना तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस इरेनियस हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मेनी डैश स्टूडेंट हैज ज्वाइंड दिस बैच। अब देखेंगे कि मेनी से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहला है कि मेनी के जस्ट बाद यदि आपको वर्ब का प्रयोग करना है, मतलब जब ये एक प्रोनाउन के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। एक स्थिति आएगी कि इसके जस्ट आगे हम देखेंगे कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, उस स्थिति में भी प्लूरल वर्ब लेगा। एक स्थिति आएगी कि ये अपने आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा, लेकिन उससे पहले, इसके पहले हम ए या एन का प्रयोग देखेंगे, ठीक है ना। और इस स्थिति में हम साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जिसके कारण से हमें किसका चुनाव करना है, ए या एन का। स्टूडेंट अपने साथ ए लेता है, अर्थात ये हम देख रहे हैं कि मेनी के जस्ट आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब। इस स्ट्रक्चर को देखेंगे आप, ठीक है ना। अगर यहीं पे ऐसा रहता मेनी स्टूडेंट्स, तब हम हैव का प्रयोग करते, या ऐसा रहता मेनी डैश हैव, तो स्टूडेंट्स का प्रयोग करते। क्लियर है? आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ही इज वन ऑफ डैश बेस्ट सिंगर्स ऑफ मॉडर्न टाइम। कहता है कि वह जो है आज के आधुनिक समय का सबसे महानतम जितने भी या सबसे बेहतरीन जितने भी गायक हैं उनमें से एक है। वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ जितने भी उनमें से एक है। क्लियर है? अब हम सबको पता है कि वन ऑफ के बाद हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री चूंकि किसी भी चीज को आउटस्टैंडिंग बनाता है, कोई भी चीज जो अपने आप में स्टैंड अलोन हो, जो अपने आप में अलग हो, आइडेंटिफाइबल हो, भिन्न हो, उस स्थिति में वो अपने साथ क्या लेता है, डिफिनिट आर्टिकल। चूंकि वो चीज अपने आप में डिफिनिट है, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है उसे, जिस कारण से हम द का प्रयोग करेंगे। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है सी इज डैश हेयर टू द थ्रोन। वह जो है इस गद्दी का क्या है, उत्तराधिकारी है, ठीक है ना। उत्तराधिकारी होता है इसका अर्थ
लेकिन इसको हम पढ़ते कैसे हैं, जैसे इस वर्ड को हम पढ़ते हैं एयर, ठीक है ना, एयर पढ़ते हैं इसे। यहां एक बार फिर देखेंगे कि एच हमारा साइलेंट है, जिस कारण से क्या है, फर्स्ट जो हमारा साउंड है दैट इज वॉवल साउंड, और वॉवल साउंड के साथ हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहां से बोला गया है कि यहां पे किस प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा या फिर कोई आर्टिकल प्रयुक्त नहीं होगा। पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। ही वर्क्स एज, वह कार्य करते हैं कैसे, तो एक एचआर मैनेजर की हैसियत से किसी रेप्यूटेड जो कि प्रतिष्ठित फर्म है, कंपनी है, उसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस एच को हम पढ़ते कैसे, हिंदी में तो ऐसे लिखते हैं, यहां तो आपको आसानी से पता चल गया कि ए है और ये हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड के साथ हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम एच को कैसे लिखेंगे, आपको पता है, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, AITCH, एच। अब यहां पे देखेंगे कि फर्स्ट जो साउंड है हमारा कौन सा क्रिएट हो रहा है, कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, ए क्या है हमारा, ये है हमारा वॉवेल साउंड, और वॉवेल साउंड जब सिंगुलर फॉर्म में हो, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लगा होगा और आपके लिए ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुआ होगा। अगर ऐसा है तो प्यार बरसाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।